ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। और एक्सियल लाइन पर डायपोल की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था और इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था किसी डायपोल की वजह से, और एक जनरल पॉइंट पर, यानी इन दोनों के अलावा हमने कहीं पॉइंट रखना है तो उस पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब जिक्र किया था, ठीक है ना। आज कवर करेंगे हम कि हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट होके आएंगी, यानी क्या क्या हमको यहाँ सीखना है जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, अब ये टॉर्क क्या है, ठीक है ना। ये सब कुछ कंडीशंस और आगे के लॉजिक हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो, जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वहां कौन कौन सी चीजें जनरेट होंगी और हमें उसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है, वो देखते हैं। डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना, वो देखो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस है कि फील्ड में कहीं भी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम होगा। हर जगह पर फील्ड के अंदर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होगा, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, डायपोल। देखो, ये है डायपोल, ठीक है। यानी डायपोल है तो दोनों चार्ज कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के। ये मानो ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर रखा है यहां, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, डायपोल का सेंटर, ठीक है। अब देखो, इस पर जो डायरेक्शन होगी डायपोल की वो किधर की तरफ होगी, माइनस से प्लस की तरफ, यानी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ, यानी अलोंग द लाइन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड की तरफ होगी। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। अब हमने पढ़ रखा, जब पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड के अंदर रखा हो या नेगेटिव चार्ज किसी फील्ड के अंदर रखा हो तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स फील करेगा फील्ड में रखे जाने पर, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर की तरफ। और वो कितना लगेगा, QE। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अगर फील्ड के अंदर रखा है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस ये, और वो भी कितना होगा, QE। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से ही पता लग रहा है दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो मुझे पता लग रहा है ये कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि फील्ड के क्या है, अपोजिट, तो दैट मींस ये कैसा है, नेगेटिव। अब देखो, अब अगर मैं इस डायपोल पर नेट फोर्स निकालूं, ठीक है ना, नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, एफ नेट क्या आएगा, QE प्लस, और ये नेगेटिव का QE क्या हो जाएगा, ये 0। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर जो एफ नेट होता है वो क्या होता है,
जीरो होता है। एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि किसी डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो निकल के आता है। अब इस नेट फोर्स जीरो होने से हम बहुत लॉजिक काम करेंगे। वो देखो, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया दैट मींस इस डायपोल का जो ये सेंटर ऑफ मास है वो भी कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, जीरो। देखो यहां हम ना तो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना मासेस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायपोल के अंदर क्या है, चार्ज। हम उनके मासेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगर इसका फोर्स नेट फोर्स जीरो है दैट मींस मैं कह सकता हूं इसका जो सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट मींस वो क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब इस लाइन का सेंस क्या है, इस बात का मतलब है यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ डायपोल विल नॉट मूव, यानी अगर इसका सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर ये जीरो हो गया तो इस बात का सेंस ये है कि डायपोल मूव नहीं करेगा। इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला जो इसका सेंटर है, ये मूव नहीं करेगा। अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट में आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टॉर्क की कंडीशंस को क्लेरिफाई करेंगे, वहां ये सब चीजें बहुत यूज होंगी। तो अभी सिंपल सा क्या लॉजिक है, अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और इस बात का सेंस क्या है कि उसका सेंटर ऑफ मास डायपोल का वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी रखा रहेगा, ऐसे का ही ऐसा, ये मूव नहीं करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जब किसी डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूं। अब देखो, अब कवर करेंगे हम कि डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना होगा। अब टॉर्क है क्या, क्वेश्चन तो यही है ना कि टॉर्क है क्या। तो देखो पहले, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in uniform electric field। ठीक है, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये इस तरीके से, यानी हर जगह क्या है, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे क्या रखना है, डायपोल। तो ये डायपोल है, देखो ये रहा डायपोल। डायपोल के इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और इस वाले पॉइंट पर है ये पॉजिटिव चार्ज, और ये डायपोल का है ये वाला सेंटर। ठीक है, अब इस वाले डायपोल पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी यूं होगी। ठीक है, इधर की तरफ। अब इस डायपोल को मैं स्लाइटली थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर देता हूं, यानी इस वाले डायपोल को कुछ यहां ले आता हूं, देखो कुछ यूं। यानी इस वाले डायपोल को मैंने क्या करा, उठा के यहां ले आया इस तरीके से। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, अभी फिलहाल ये देखो मैं इसको यूं लेके आ गया, यानी थीटा एंगल पर क्या कर दिया मैंने, डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल पर। ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, यानी ये अगर मैं बोलूं, अगर ये पॉइंट
ए है, अगर ये पॉइंट बी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं ए डैश, और इसको क्या बोल दूंगा मैं बी डैश, क्योंकि मैंने इसको थीटा एंगल पर क्या किया, डिस्प्लेस। तो ये वाली पोजीशन ये हो जाएगी और ये वाली ये हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा किधर की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यानी फोर्स जो लगेगा इस पर वो किधर लगेगा, इधर की तरफ। वो कितना होगा, QE। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये कितना होगा, F बराबर QE। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। और इसी वजह से इस डायपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। ये मैं तुम्हें पहले भी कवर कर चुका था। अब यहां मैं इसको लिखता हूं, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then net force on dipole is 0। तो नेट फोर्स क्या होगा डायपोल पर, 0 होगा जब डायपोल कहां रखा हो, फील्ड के अंदर रखा हो, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हो। ठीक है ना। अब यहां से अब तो मैं दो चीज कवर करनी है। देखो वो क्या, एक तो हम अभी कवर करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है, और एक चीज हमें कवर करनी है कि कपल ऑफ फोर्स होता क्या है। अगर हमने ये दो चीजें जान ली या हमें दो चीज आती हैं तो टॉर्क हमारे लिए बहुत आसान है, टॉर्क बहुत आसान है। तो पहले तो मुझे आपको ये सिखाना है कि लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है, किस पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा और कहां लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, और कपल ऑफ फोर्स होता क्या है, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स की वजह से ही टॉर्क जनरेट होता है। पहले खैर अभी मुझे ये दोनों चीजें कवर करनी है कि लाइन ऑफ एक्शन है क्या और कपल ऑफ फोर्स है क्या। ठीक है, उससे पहले देखो ये वाला जो पॉइंट है ये स्टेशनरी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है डायपोल का, ये मूव नहीं करेगा, तो ये कैसा होगा, स्टेशनरी। क्लियर। देखो ये वाला डायपोल यूं रखा है, ये वाला ए डैश और बी डैश वाला इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो पहले पोजीशन थी वो ये थी, ये इसका सेंटर है और ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, और ये है ए डैश और बी डैश, इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अब किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मुझे दो पॉइंट कवर करने थे, एक लाइन ऑफ एक्शन और एक कपल ऑफ फोर्स। क्या है दोनों, अगर रियलिटी में तुमने इन दोनों का सेंस पता कर लिया, अगर दोनों का सेंस पता लग गया कि लाइन ऑफ एक्शन है क्या और कपल ऑफ फोर्स है क्या, तो टॉर्क समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर टॉर्क यूं ही रट लिया और ये दोनों चीजों का सेंस नहीं पता लगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो पहले हमारा काम है लाइन ऑफ एक्शन और कपल ऑफ फोर्स को समझने का। अब देखो ये वाले डायपोल को मैंने जो यूं रखा है ए डैश बी डैश, अगर मैं इस डायपोल को कुछ यूं रखूं, देखो ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है, मान लो ऐसे रख लिया, तो ये बी डैश वाला पॉइंट और ये डैश वाला पॉइंट, यहां नेगेटिव और यहां क्या चार्ज, पॉजिटिव। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट, अगर इस वाले डायपोल पर जो फोर्स लगेगा, फील्ड तो इधर की तरफ है ना, ये रहा यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ना, वो कितना लगेगा, QE। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना, F बराबर QE, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। अब किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। देखो अगेन, यानी कपल ऑफ फोर्स है क्या, कपल ऑफ फोर्स
फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, एट डिफरेंट पॉइंट, यानी जो दोनों फोर्सेस होंगे वो अलग अलग पॉइंट पर लगेंगे। तो यहां हो क्या रहा है, ये बी डैश एक अलग पॉइंट है और ये ए डैश एक अलग पॉइंट है, तो दो अलग पॉइंट हो गए। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ही लग रहा है और इस पर भी फोर्स कैसा लग रहा है, क्यू। तो जो फोर्स है वो कैसा है, सेम मैग्नीट्यूड का। अगर मैं आपसे यहां बोलूं इस पॉइंट पर मैंने जो फोर्स लगाना है वो 5 न्यूटन है और इस पर भी क्या लगाना है, 5 न्यूटन, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो यहां कपल ऑफ फोर्स की बात करेंगे। तो पहले तो इतना समझ लो कि कपल ऑफ फोर्स है क्या। कपल ऑफ फोर्स वो है कि जहां डायपोल पर या इवन कहीं भी, मैं यहां डायपोल की बात कर रहा हूं, यहां डायपोल पर दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, पहली बात। दूसरा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, और थर्ड, दोनों अलग अलग पॉइंट पर लगे, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पर काम करें, ठीक है। अब देखो, अगर ये डायपोल यूं ही रखा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है डायपोल का, ये वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब अगर फोर्स इस डायपोल पर इसके सेंटर पर इधर से लगे और एक फोर्स इधर से लगे, ठीक है ना, यानी एक फोर्स इधर से लगे और एक फोर्स इधर से लगे, एक ही पॉइंट पर तो लग रहा है फोर्स। किस पर लग रहा है, एक ही पॉइंट पर, जबकि कपल ऑफ फोर्स के लिए क्या था, दोनों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। तो क्या ये कपल ऑफ फोर्स की बात होगी, नहीं होगी, ठीक है। यानी ये कंडीशंस हैं, कपल ऑफ फोर्स लगेगा कहां। अगर मैं यूं बोलूं, ये अगेन वही डायपोल है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉइंट पर, यानी ये इसका सेंटर है और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दोनों फोर्सेस किधर लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। क्या ये कपल ऑफ फोर्स की बात होगी, नहीं होगी। अब थर्ड केस, ये डायपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड यानी इधर की तरफ हमारा फील्ड था, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या था, क्यू ई, अगर फील्ड यू है, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ, F बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है बात। अब दो अलग अलग पॉइंट्स पर, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, कपल ऑफ फोर्स। ये बात तो क्लियर है कि कपल ऑफ फोर्स कहते कैसे हैं। अब कपल ऑफ फोर्स को कवर करने के बाद अभी मुझे यहां यह भी बताना है कि लाइन ऑफ एक्शन है क्या। अभी देखो, इधर में जब स्टार्टिंग कर रहा था तो मेरा डायपोल कुछ यूं रखा था, ये वाला, यानी ये ए डैश और ये बी डैश डायपोल था। अब देखो, इस पर जो मैं फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में इधर लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, इस वाली लाइन के अलॉन्ग ही तो लगेगा इस पर फोर्स, और इस ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा इस वाली लाइन के लगी तो लगेगा फोर्स, इस वाली लाइन के अलॉन्ग ही तो लगेगा फोर्स। दैट मींस यहां जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। यानी अगर मैं यूं बोलूं, ये मेरे पास डायपोल है, ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, फील्ड इधर की तरफ है, यूनिफॉर्म फील्ड, यानी इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो फोर्स इधर लगेगा कितना, क्यू ई, इधर की तरफ, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। अब देखो, फोर्स जो लग रहा है एक ही लाइन के अलॉन्ग ही तो लग रहा है, भले इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, लेकिन लग तो इसी लाइन के अलॉन्ग रहा है। दैट मींस इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। अगर फोर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग लगे, यानी दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलॉन्ग लगे, दैट मींस लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम। अगर फोर्स दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लाइन पर लगे, दैट मींस उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट। तो यहां जो डायपोल मैंने यूं रखा था ये थीटा एंगल पर, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा इस लाइन के लॉन्ग लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इस लाइन के लॉन्ग लगेगा। दैट मींस यहां जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट।
तो दो चीज हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली कि सर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कहां होगा, यानी दोनों फोर्सेस सेम लाइन की एक ही लाइन में लगे वहां लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन पर लगे, दैट मींस एक फोर्स यूं एक फोर्स यूं, दो एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट। दो, तीसरा कपल ऑफ फोर्स क्या होता है सर, दो अलग अलग पॉइंट पर लगने वाला फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगे उसे हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। ये अगर दो चीज क्लियर होने के बाद अब मैं आपसे जिक्र करूंगा टॉर्क का। देखो ये वही डायग्राम सेम जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, मैंने लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गया, मैंने कपल ऑफ फोर्स समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे टॉर्क की। अब देखो इस बी डैश पॉइंट पर ए डैश पॉइंट पर कैसा फोर्स काम कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स काम कर रहा है, यानी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स काम कर रहा है। अब ये वाला फोर्स अगर इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा, तो क्या रोटेट करेगी बॉडी। देखो ये मेरे पास एक डायपोल है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर भी फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब क्या ये डायपोल रोटेट करेगा, नहीं, ये क्या करेगा, सीधा जाएगा, यानी ये लीनियर मोशन करेगा। क्या करेगा, ये लीनियर मोशन करेगा, यानी फोर्स, इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया क्योंकि कपल ऑफ फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, यहां मैंने यहां पर फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, तो जो फोर्स का काम क्या है, लीनियर मोशन कराना, ठीक है ना। ये हमें समझना होगा कि जो फोर्स का काम है वो क्या है, लीनियर मोशन कराना। अगर यही डायपोल है, अगर एक फोर्स इस पॉइंट पर इधर लग रहा है और एक फोर्स इस पॉइंट पर इधर लग रहा है, इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, तो बताओ क्या ये मूव करेगा, एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगता है बॉडी पर वो लीनियर मोशन कराता है और जो कपल ऑफ फोर्स लगता है वो रोटेशनल मोशन कराता है। यानी अगर ये कपल ऑफ फोर्स लग रहा है इन दोनों पॉइंट पर, ये कपल ऑफ फोर्स यहां एक्ट हो रहा है, तो ये डायपोल क्या करेगा, ये यूं इस तरीके से रोटेट होगा, यूं, यानी यूं रोटेट होगा, ठीक है, ये यूं रोटेट होगा। यानी अगर ये फोर्स इधर है, फील करो बस, एक ये फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये डायपोल क्या करेगा, वो उधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, तो ये थीटा एंगल से क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से यूं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो कपल ऑफ फोर्स की वजह से क्या होता है, यानी यहां क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो ये जो रोटेट हो रहा है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसे ही हम टॉर्क कह रहे हैं। यानी रोटेशनल मोशन क्या जनरेट करेगा, यहां टॉर्क जनरेट करेगा। किसने टॉर्क जनरेट किया, कपल ऑफ फोर्स ने जनरेट किया। यस, कपल ऑफ फोर्स इंपोर्टेंट था। कपल ऑफ फोर्स का सेंस क्या निकल के आया कि कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाता है। यानी टॉर्क का काम क्या है, रोटेशनल मोशन कराना बॉडी को, और फोर्स का काम क्या है, लीनियर मोशन कराना, ठीक है। तो ये था टॉर्क। अब देखो मैं इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, वो देखो क्या है। व्हेन, लिख चुका हूं पहले में, लेकिन अब देखो, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो। ये तो क्लियर है, नेट फोर्स इस पर क्या होगा, सिस्टम पर जीरो, बट एज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट विद सेपरेशन इन देयर line of action, they produce a couple of force which tends to align the dipole along the direction of electric field. The torque due to this couple, अब देखो, यानी सिंपल सा मैंने ये बोला है कि जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। दोनों फोर्सेस
इक्वल और अपोजिट होते हैं, यानी सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में एक सेपरेशन आता है जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला डायपोल पर फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर, सॉरी इस वाले पॉइंट पर फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है। क्या, एक सेपरेशन है। इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में क्या है, सेपरेशन है, क्योंकि ये वाला फोर्स यूं लग रहा है और ये वाला फोर्स यूं लग रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन में क्या है, सेपरेशन है। तो यही बोल रहा है कि एक्ट विद सेपरेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है। आगे, दे प्रोड्यूस अ कपल ऑफ फोर्स, और सिंपल दोनों क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स जनरेट करेंगे। कपल ऑफ फोर्स की कंडीशन मैं तुम्हें बता चुका हूं, राइट। अगर एक कपल ऑफ फोर्स जनरेट करेंगे तो यहां क्या जनरेट होगा, टॉर्क। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क बोलते हैं हम इसको, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ फोर्स, ये बोल सकता हूं। ठीक है, देखो कपल ऑफ फोर्स यहां काम करेगा तो उसकी वजह से यहां क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। और टॉर्क होता क्या है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब फोर्स मतलब इनमें से हम एक ही फोर्स का या इस वाली फोर्स का या इस वाली फोर्स का हम एक ही का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और वो कितना होता है, क्यू ई। तो जो मुझे टॉर्क निकालना है वो क्या है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये मेरे पास डायपोल है। ठीक है, यहां से इस बी पॉइंट से इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए ये हो जाएगी, और ये इसका डायपोल है, और इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अगर ये डायपोल यहां से सेंटर से और इस नेगेटिव क्यूब तक ए है और यहां तक भी ए है, ठीक है, यानी टोटल क्या हो जाएगा, ये 2a। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या निकल के आएगी, a साइन ऑफ थीटा, और ये वाली भी क्या निकल के आएगी, a साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो यहां इसके लिए ये टॉर्क यूं रोटेट करेगा, और इस वाले सेक्शन के लिए, इस वाले के लिए टॉर्क यूं रोटेट करेगा। तो यहां क्या लगेगा, मैं उसे बोलूंगा टाउ 1, और यहां जो काम करेगा इस वाले सेक्शन में उसे क्या बोलूंगा मैं, टाउ 2। ठीक है ना, तो यहां जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, अब देखो टाउ 1 की वैल्यू कितनी है, मुझे क्या निकालना है, अदर फोर्सेस, तो टाउ की जो वैल्यू है वो कितनी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्यू ई, यानी टाउ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायपोल से वो, तो देखो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली बी बी डैश, और ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, प्लस टाउ 2 क्या हो जाएगा, वही क्यू ई, यानी आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके लिए ए डैश, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या निकल के आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यू ई ए साइन थीटा। और देखो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ये Q इंटू 2a, यानी Q इंटू 2a क्या था, ये P था, तो मैं इसको लिख सकता हूं टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो टॉर्क कितना निकल के आ गया, PE साइन थीटा। यानी किसी डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो कपल ऑफ फोर्स की वजह से यहां टॉर्क जनरेट होता है, वो टॉर्क कितना होता है, वो होता है PE साइन थीटा। अब देखो टॉर्क हो गया PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, ये साइन थीटा है तो मैं इसको यू लिख सकता हूं, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। क्लियर है, साइन की वजह से हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। अब डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो टॉर्क भी कैसी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यानी
ये यू, ठीक है। अब देखो कुछ, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, तो इसकी डायरेक्शन का केस क्या होगा। डायपोल ये है, ये डायपोल था, यूं रखा था, ठीक है ना, इस तरीके से थीटा एंगल पर। ये डायपोल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, इधर की तरफ। तो जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो थीटा निकल के आया, ये क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल एंड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन, यानी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो टॉर्क क्या निकल के आया था, P क्रॉस E, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या थी, U, क्लॉकवाइज। क्या थी, क्लॉकवाइज, यूं तो आ रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये था, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो डायपोल जो रोटेट करता है वो इस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की क्या होगी, क्लॉकवाइज, ओके। और जो P क्रॉस E की भी डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूं। अब देखो, अब हम कवर करेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां होगा, ठीक है। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE साइन थीटा, ये था, क्लियर है। अब केस फर्स्ट, टॉर्क किस पर डिपेंड था, एंगल पर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कहां होती है, 0 डिग्री पर, ठीक है। साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, और 180 पर भी क्या होगी, 0। तो साइन 0 और 180, यानी मैं बात करूं फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि बात क्लियर है। अगर थीटा 0 और थीटा 180 है तो साइन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम, और ये किस पर डिपेंड है, इस पर, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। एक केस तो ये। दूसरा केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो, 90, यानी अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, ये इस पर जो डाइपोल है वो किस तरीके से हो, इस तरीके से, इस तरीके से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम, तो टॉर्क की भी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा PE। तो देखो अब क्वेश्चन है कि टॉर्क मिनिमम कब होता है। टॉर्क मिनिमम होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री पर, और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर अगर डायपोल है, ठीक है ना। यानी ऐसा बोल सकता हूं P परपेंडिकुलर E। डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। अब अगेन ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहां ये डायपोल रखा हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। अब मैं कब बात करूंगा, जब थीटा 0 हो और 180 हो। अगर थीटा 0 और 180 हो तब डायपोल अनस्टेबल होगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे हम जब थीटा 0 हो, यानी ये कब की कंडीशन बता रहा हूं मैं फर्स्ट, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। अब देखो अगर थीटा 0 है तो डायपोल की डायरेक्शन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी डायपोल ऐसा का ऐसा रखा रहेगा। यानी मैंने बताया था अगर इस डायपोल को थीटा एंगल से चेंज करेंगे, लेकिन थीटा तो क्या हो गया, 0। अगर थीटा 0 हो गया तो डायपोल यूं की यूं रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डायपोल की डायरेक्शन है। थीटा क्या हो गया, 0। थीटा 0 होने से क्या होगा, यहाँ थीटा 0 होने से ये होगा कि ये कंडीशन किसकी बन के आएगी, इसे बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्यों बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम? वो देखो, वो इसलिए अगर मैं इस डायपोल को थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यानी इसको इस तरीके से यहां पर लेके जाऊं, यहां इस थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, बहुत कम डिस्प्लेस कर दिया, थीटा क्या है 0, तो वो थीटा अगर 0 तो टॉर्क इसको क्या करेगा, वापस लाने की कोशिश करेगा, यानी थीटा 0 होने की कोशिश करेगा। अगर मैंने इस टॉर्क को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल से, तो टॉर्क का काम क्या है, रोटेशनल मोशन करेगा, या कपल ऑफ फोर्स लगेगा, तो वो टॉर्क क्या करेगा, इसको 0 डिग्री पे लेके आएगा, क्योंकि थीटा 0 है, तो इसको इस तरीके से अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, तो वो डिस्प्लेस करने के बाद टॉर्क उसको क्या करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाके रखते, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यानी स्लाइटली डिस्प्लेस होने के बाद टॉर्क उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाके रखते, क्योंकि थीटा 0 है, थीटा को तो यहीं आना है अपनी, चाहे हम कितना भी ऊपर पहुंचा दें, इस थीटा को कितना भी रोटेट कर दें, थीटा अगर 0 है तो यहीं लौट के आएगा। दैट मीन्स ये कैसी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। देखो केस सेकंड, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बीच में डायपोल रखा है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है? अब इस पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री का, किस किस के बीच में, ई और पी के बीच में, ठीक है। अब देखो ये 180 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यानी स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, यानी इस तरीके से अगर मैं थीटा डिग्री से, थीटा एंगल से अगर मैं इस डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, तो ये डायपोल को घुमा के यूं कर देगा, यानी इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लाएगा, ये टॉर्क यहां लगेगा और इसको घुमा के यूं कर देगा। दैट मीन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट के नहीं आएगा ये। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट के नहीं आएगा, इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो कॉन्सेप्ट, अगर मैं डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट के आ जाए, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना लौट के आए, उसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क यहां भी क्या होगा, sin 0 की वैल्यू 0 और 180 की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां भी टॉर्क क्या होगा 0 और यहां भी टॉर्क क्या होगा 0। ठीक है, ये कुछ फंडे हो गए टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। ठीक है ना। अब ये तो यहां तक थी बोर्ड की कहानी। अब जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, वो जेई और नीट के लिए होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो कवर करता हूं। अब देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां ये डायपोल रखा हुआ है, हीरा डायपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेगेटिव, ये पॉइंट और ये पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर, और ये इसका सेंटर। ठीक है, अब ये सेंटर है और इस पर जो नेट फोर्स होगा, अब इस डायपोल पर क्या होगा, वो 0 होगा। ये बात क्लियर है। अब इस डायपोल को अगर मैं रोटेट करूंगा तो इस एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट करेगा, क्योंकि ये तो स्टेशनरी रहेगा। तो जो रोटेशनल होगा इसके अबाउट, इसके चारों तरफ ही तो रोटेट होगा, यानी ये तो क्या होगा, ये तो मूव नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका डायपोल का, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है ना। अब मानो मैंने इसको थीटा डिग्री से कुछ डिस्प्लेस कर दिया, इस वाले डायपोल को उठा के यहां ले गया। अब अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अब यहां क्या होगा, एक नई चीज जनरेट होगी, जिसे बोलूंगा रीस्टोरिंग टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है वो देखो, रीस्टोरिंग टॉर्क, मैं इसको थीटा डिग्री से यूं डिस्प्लेस किया, यूं करके घुमाया, यानी यहां से यूं घुमाया। अब क्या करेगा, यहां इसको एक टॉर्क जनरेट होगा
जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। मैंने यूं घुमाया, यानी यूं करके, यूं, ठीक है ना, यूं करके। अब यहां एक इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए एक टॉर्क लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको यूं घुमाएगा, यानी मैंने इसको थीटा डिग्री से यूं डिस्प्लेस किया था ऊपर की तरफ, और यहां एक टॉर्क जनरेट हुआ जिसे हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। और रीस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या है, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना, यानी जो यूं आएगा। वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से अगेन मैं यूं करता रहूं इसको, यानी यूं करके इसको थीटा डिग्री से डिस्प्लेस करता रहूं, अगेन उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। फिर मैं इसको यूं लेके जाऊं, फिर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। फिर मैं इसको यूं लेके जाऊंगा, थीटा डिग्री से डिस्प्लेस करूंगा, इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क यूं लगेगा। यानी ये प्रोसेस यूं चलती रहेगी। यहाँ कुछ वाइब्रेशन होंगे, क्या होंगे, कुछ वाइब्रेशन होंगे, क्लियर बात है। अगर ये वाइब्रेशन होंगे इस तरीके से, तो यहां क्या होगा, SHM भी होगा। अगर SHM होगा तो हमसे क्या निकलवा रहा है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करवा रहा है, कि यहां इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो देखो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो कितना हो, टॉ बराबर आई अल्फा होता है। आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ के आते हैं हम 11 से, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। अब देखो हमने यहाँ टॉर्क, ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। यहाँ टॉर्क क्या पढ़ा था हमने, पी साइन थीटा। अब देखो मैं अगर थीटा को छोटा सा डिस्प्लेस करूं, बहुत कम डिस्प्लेस करूं, तो हम जो साइन थीटा को नियरली क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पीई थीटा, टॉर्क बराबर। अब देखो मैं थीटा को डिस्प्लेस कर रहा हूं यूं, रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है यूं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टॉर्क रिस्टोरिंग जो टॉर्क लगेगा वो कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब देखो टॉर्क बराबर क्या था, आई अल्फा, यहां मैं पुट कर सकता हूं आई अल्फा बराबर माइनस पीई ऑफ, ये आ गया। अब देखो SHM के लिए कंडीशंस क्या होती थी, SHM के लिए कंडीशन ये थी, फॉर SHM जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन यहां हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, फोर्स की जगह किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क की। और यहां हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी थीटा की। ये कंडीशन होगी यहां, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये SHM की कंडीशन को फॉलो करेगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यहां हम फोर्स की जगह क्या ले रहे हैं, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या ले रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता था SHM के लिए वो कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वॉट एक्स। लेकिन यहां हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, एंगुलर एक्सेलरेशन की, यानी अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये SHM की कंडीशंस होंगी। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वॉट थीटा बराबर माइनस के पी थीटा। थीटा से थीटा खत्म, तो क्या बचा, माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस से माइनस खत्म, तो बचा क्या, आई ओमेगा स्क्वायर बराबर वॉट पी, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी अपॉन आई, और यहां से ओमेगा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट पीई अपॉन आई, ये निकल के आ गया ओमेगा। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड सिंपल क्या होता था, 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां मैं ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दूंगा, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, वॉट पी अपॉन क्या है, आई। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई बाहर, रूट आई अपॉन पीई। ये क्या निकल के आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई आई अपॉन पीई। ये क्या निकल के आ गया, ये टाइम पीरियड निकल के आ गया इस डायपोल का। जब कहाँ रखा है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूँ। देखो कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी कवर किए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और कुछ पॉइंट्स मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बताने हैं। देखो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ पॉइंट्स हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। देखो अगर मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूं तो जो नेट फोर्स होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना होता था, 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एफ नेट 0 ही होगा। इट मे बी और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मे और मे नॉट बी जीरो। क्लियर है? या हमने टॉर्क क्या एक्सप्लेन किया, टॉर्क किया था पी साइन थीटा, ठीक है, यानी पी क्रॉस ई, यही तो कैलकुलेट किया। टॉर्क जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने देखा ना टॉर्क 90 पर क्या था, जीरो थोड़ी ना था। टॉर्क 0 डिग्री और 180 पर तो था ही जीरो, लेकिन 90 पे जीरो नहीं था, तो टॉर्क जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी 0 डिग्री के लिए टॉर्क क्या होगा, जीरो। थीटा 180 के लिए क्या होगा, टॉर्क जीरो। लेकिन जीरो के लिए कैसी कंडीशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और थीटा 180 के लिए कैसी कंडीशन थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर है? अब देखो यहां जो टॉर्क होगा वो भी मे और मे नॉट बी जीरो, यानी वो जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मुझे यही पॉइंट्स कवर करने थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एफ नेट जीरो होगा ही होगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो ही हो या नहीं हो, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टॉर्क क्या होगा, यहां जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये पॉइंट्स। और यहां भी टॉर्क जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सो आज का लेक्चर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया है। अब कल मिलेंगे यहां से आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ओके।